Hello friends, today we are discussing on one of the important topic President of India। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को लेकर आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं सभी क्वेश्चनों को मैं आज डिस्कस करूंगा और इस वीडियो में आपको राष्ट्रपति को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं और राष्ट्रपति को लेकर जो आपकी एक व्यापक समझ को मैं पैदा करूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आप लोग अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ ही साथ नोट भी करते चलिए। और हम राष्ट्रपति को लेकर जो संविधान में तमाम तरह के आर्टिकल्स दिए गए हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति का पद कितना महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति कब कब किन किन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति का पद भारत में कितना महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति न्यायपालिका से कब परामर्श मांग सकता है, कब राष्ट्रपति न्यायपालिका को परामर्श दे सकता है। इन तमाम मुद्दों को, और जैसा कि आप देखते चले आ रहे हैं, भारत का लोकतंत्र इतना सशक्त हो गया है, 70 साल का भारत का लोकतंत्र हो गया है। तो इसमें विभिन्न सारे राष्ट्रपति, बहुत सारे राष्ट्रपति आपने अपना कार्यकाल पूरा किया। कई राष्ट्रपतियों को लेकर कुछ छोटी छोटी कहानियाँ हैं, कुछ छोटे छोटे उनके मुद्दे हैं, उनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि जुड़े रहिए आप हमारे साथ और हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना से, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो साफ साफ कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। तो इस प्रस्तावना से ये बात तो क्लियर होती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब लोकतांत्रिक देश होने के नाते नाते ये गणतंत्रात्मक भी है। गणतंत्रात्मक को मैं इस तरह समझाना चाहूँगा कि गणतंत्रात्मक देश से मतलब उस देश से होता है कि जिस देश का राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसका पद वंशानुगत नहीं होता है। तो जैसे कि आप गौर करें अगर, तो इंग्लैंड भी है, इंग्लैंड में भी लोकतंत्र है, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है, वहाँ राजतंत्र है। तो लोकतंत्र के साथ वहाँ राजतंत्र कैसे? तो राजतंत्र में ये होता है कि जो देश का प्रमुख होगा वह जनता द्वारा चुना नहीं जाएगा, उसका पद वंशानुगत होगा। तो जैसे इंग्लैंड में जो महारानी हैं तो वो ही उस राष्ट्र की प्रमुख हैं, मतलब इंग्लैंड की प्रमुख हैं। और कल के दिन अगर उनकी मौत भी होगी तो उनके बाद उनके ही वंश का कोई, मतलब उनका उत्तराधिकारी इंग्लैंड का राज प्रमुख बनेगा। लेकिन भारत एक गणतंत्रात्मक देश है और गणतंत्रात्मक देश होने के नाते जो भारत के राष्ट्र का प्रमुख होगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा और उसका पद वंशानुगत नहीं होगा। तो भारत के जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। भले ही जनता उसके निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती। प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का मतलब क्या है कि जनता अपने यहाँ राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालती, लेकिन उसका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब हम लोग विधायकों को चुनते हैं, हम लोग सांसदों को चुनते हैं और सांसद और विधायक मिलकर भारत का राष्ट्रपति चुनते हैं। तो भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो वंशानुगत नहीं है। इसलिए भारत एक कैसा देश है? गणतंत्रात्मक देश है। मैं फिर से इस डेफिनेशन को क्लियर कर देना चाहता हूँ। गणतंत्र की परिभाषा कई लोग गलत बताते हैं और या बता भी नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है इसकी कि गणतंत्र से मतलब ऐसे देश या राष्ट्र से है जिसका प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा और उसका पद वंशानुगत नहीं होगा। अब यहाँ दो बहुत स्लोली और डाउट हैं, उन्हें आप समझिए कि भारत में जो राष्ट्र का प्रमुख है, भारत के जो राष्ट्र का प्रमुख है वो होता है राष्ट्रपति, और जो सरकार का प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो कई बार गलती कर देते हैं विद्यार्थी इस ऑब्जेक्टिव में कि वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरकार का प्रमुख कौन होगा। तो सरकार का जो प्रमुख होता है, मुखिया होता है, वो होता है प्रधानमंत्री, और राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तो भारत एक कैसा देश है? लोकतंत्र तो है ही, वो तो शासन की पद्धति है, लेकिन एक गणतंत्रात्मक देश है। तो मैं आप लोगों को गणतंत्र समझ में आया होगा। आगे अपन लोग डिस्कस करते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ और उसने अपना संविधान बनाया जो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, फिर आगे चल के फर्दर 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो संविधान बनाने के साथ ही हम लोगों ने जो शासन की प्रणाली अपनाई, शासन की जो प्रणाली अपनाई वो थी संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए, लोकतंत्र तो कई देशों में है, लेकिन वहाँ शासन की प्रणालियाँ अलग अलग हैं। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अमेरिका भी एक लोकतंत्रात्मक देश है, वहाँ भी लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ शासन की प्रणाली का जो स्वरूप है
वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पे जो सरकार का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है और उसका चयन जनता द्वारा किया जाता है। अपने यहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को नहीं चुनती और अपने यहाँ सरकार का प्रमुख कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। तो लोकतंत्र में भी दो तरह की शासन प्रणालियाँ होती हैं। लोकतंत्र में एक शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, दूसरी प्रणाली प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। तो भारत ने कौन सी प्रणाली अपनाई? भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत में शासन की कौन सी प्रणाली है, तो भारत में शासन की संसदीय शासन प्रणाली है। और ये कहाँ से ली गई है? ये इंग्लैंड से ली गई है। अब संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? संसदीय शासन प्रणाली में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन और राज्यसभा को हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 79। ये आपको समझ पैदा करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए। आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 परिभाषा दी गई है इसमें। ये परिभाषित करता है संसद को। आर्टिकल 79 किसको परिभाषित करता है? संसद को परिभाषित करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कई बार छात्र गलत करते हैं। क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है संसद के कितने अंग होते हैं, और उन्हें ऐसे पता रहता है बोले लोकसभा और राज्यसभा तो 2 अंग होते हैं। नहीं, आर्टिकल 79 में साफ तौर से दिया गया है कि संसद के 3 अंग होते हैं। ये बार क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, और इसमें इसी आर्टिकल में दिया गया है। ये तीनों अंग मैं आपको बता रहा हूं, राष्ट्रपति पहला अंग, फिर लोकसभा और तीसरा अंग राज्यसभा, आई थिंक। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल दिमाग में बिठा लें कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति पहला अंग, दूसरा अंग लोकसभा और तीसरा अंग राज्यसभा। तो संसद के कितने अंग होते हैं, कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो कई बार ये गलती करते हैं बच्चे, राज्यसभा और लोकसभा बोल देते हैं। तो यहाँ ध्यान। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत में जो कानून बनाने की शक्ति है, जो लॉ मेकिंग पावर है, वो भारत में संसद को दी गई है। मतलब केंद्र के स्तर पे जो कानून बनाएगी, वो कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद की। तो कोई भी कानून इन तीनों अंगों से गुजरे बिना नहीं बन सकता। क्योंकि देखो ना, अकेले कोई भी अकेला अंग अपने आप में कानून नहीं बना सकता। राज्यसभा अपने आप में कोई कानून नहीं बना सकती, लोकसभा अपने आप में कोई कानून नहीं बना सकती, राष्ट्रपति अपने आप में कोई कानून नहीं बना सकता। किसी भी कानून को बनने के लिए उसे इन तीनों अंगों से गुजरना पड़ेगा। मतलब कि संसद से उसे पारित होना पड़ेगा। पारित होने का मतलब लोकसभा से पारित हो जाए, राज्यसभा से पारित हो जाए और राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर करे। तो ये हमारा मोटा सिद्धांत है संविधान पढ़ने का कि जो लॉ बनाने की पावर है, लॉ मेकिंग पावर है, वो किसके पास? संसद के पास। संविधान में किसी भी तरह का संशोधन करने की शक्ति किसके पास? संसद के पास। लेकिन जब बात आती है कि जो लॉ बना है वो संविधान की कसौटी पे खरा उतरता है या नहीं उतरता है, ये देखने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये बात कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो संविधान का इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। और संविधान के निर्वचन करने का अधिकार, व्याख्या करने का अधिकार, ये ऐसे कई शब्दों से पूछा जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का पास है। और इससे ही क्वेश्चन बनता है कि फिर संविधान का अभिभावक कौन है, संविधान का संरक्षक कौन है? तो वो सुप्रीम कोर्ट है। इसमें भी कई बार लोग गलती करते हैं, बोले संविधान में संशोधन करने की गलती, संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास, इसलिए वही संरक्षक हुई। नहीं, संविधान में कोई संशोधन करने, कोई कानून बनाने की शक्ति किसके पास? संसद के पास। लेकिन संविधान का निर्वचन, संविधान की व्याख्या और संविधान का अभिभावक कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रपति है, फिर आगे की वीडियो में लोकसभा राज्यसभा कवर करूंगा। पर पहले आप लोग राष्ट्रपति समझते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे कवर होते हैं और पूरा पढ़ने के बाद आपसे सारे डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊँ। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो डिस्कस करेंगे हम इसका संसद का पहला अंग राष्ट्रपति। तो संसद का हम पहला अंग डिस्कस करेंगे, वो होता है राष्ट्रपति। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। राष्ट्रपति जो संविधान में दिया गया है वो दिया गया है भाग 5 में, और उसका पद जो दिया गया है वो है आर्टिकल
आर्टिकल 52 बड़ा ही छोटा अनुच्छेद है 52, छोटी सी बात कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, केवल इतनी सी बात कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो क्वेश्चन कई बार इतना ही सा बनता है इससे। एक तो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए इसमें। देखो कि राष्ट्रपति का पद संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5 में। राष्ट्रपति का पद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 52 में। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और वो सारी प्रक्रिया। तो चुनाव को लेकर इसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, मैंने पहले ही बताया कि हम लोग जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं डालती है, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है भारत में कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इसका मतलब क्या है कि जनता सीधे भाग नहीं लेगी। तो जनता सीधे भाग नहीं लेगी तो कौन भाग लेगा फिर चुनाव में, कौन वोट डालेगा राष्ट्रपति के लिए, तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स। तो वो कौन होते हैं, जनता किन्हें चुनती है, आप लोग बड़े ही सामान्य तौर से जानते होंगे कि आप लोग 2 लोगों को चुनते हैं। अपने स्थानीय जो राज्यों के लिए, विधानसभाओं के लिए आप लोग विधायक चुनते हैं, और लोकसभा के लिए आप लोग क्या चुनते हैं, सांसद चुनते हैं। जनता किन्हें चुनती है, या तो राज्य विधानसभाओं के लिए विधायक को चुनती है, या फिर केंद्र में संसद में भेजने के लिए, लोकसभा में भेजने के लिए सांसद चुनती है। तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो कहने का मतलब कौन है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 54 54, जिसमें दिया गया है निर्वाचक मंडल। मैं मिटा रहा हूं और जुड़े, आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, जो आर्टिकल 54 में दिया गया है। मतलब निर्वाचक मंडल के सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। कई बार क्वेश्चन निर्वाचक मंडल से बनता है कि निर्वाचक मंडल किस में दिया गया है, तो आर्टिकल 54 में दिया गया है। अब हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि निर्वाचक मंडल के कौन कौन सदस्य होते हैं। मतलब कहने का मतलब जो निर्वाचक मंडल के जो लोग सदस्य होंगे वो ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल पाएंगे। तो यहाँ पे गौर करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत सी चीजें बनती हैं। कई बार पूछ लेता है निर्वाचक मंडल के ये सदस्य हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखो निर्वाचक मंडल के सदस्य में लिखो कि संसद के निर्वाचित सदस्य। जब मैं संसद की बात कर रहा हूं तो यहां दोनों सदन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के निर्वाचित सदस्य मतलब जिन्हें चुना गया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि संसद में मनोनीत सदस्य भी होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। मनोनीत का मतलब क्या होता है, मनोनीत का मतलब ये होता है कि जिनका वोट डाल के चयन नहीं किया गया है, जिनको राष्ट्रपति ने बस मन हुआ और उसे उस सदन का सदस्य बना दिया, तो वो सदस्य कैसे सदस्य कहलाते, मनोनीत सदस्य कहलाते। मतलब जिनके लिए किसी भी तरह की वोटिंग नहीं हुई है, और जिनके लिए वोटिंग हुई है किसी भी तरह की, वो सदस्य कैसे कहलाते हैं, निर्वाचित सदस्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे गौर करिए आप लोग कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है विभिन्न क्षेत्रों से, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से। और लोकसभा में 2 सदस्यों को, एंग्लो इंडियन सदस्यों को भी मनोनीत करता था। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी सरकार ने हाल ही में संविधान संशोधन करके जो 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, उन्हें उस पद को समाप्त कर दिया गया। मतलब वो दो सीटें जो लोकसभा में मनोनीत की जाती थी उन्हें समाप्त कर दिया गया। तो कॉमन सी बात आपकी ये है कि आप लोग ये देखें कि संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और ये बहुत भैया अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये वाला लाइन बहुत कई बार गलत कराता क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में दे देगा संसद के सदस्य और लड़के वहीं टिक लगा देते हैं। जब तक वो लड़कों तुम लोग ये ना पढ़ लो कि निर्वाचित लगाए उसके पहले नहीं लगाए। कहीं कोई 4 ऑप्शन बना सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, उसमें एक ऑप्शन बना देगा संसद के सदस्य, फिर एक ऑप्शन बना देगा संसद के मनोनीत सदस्य, एक ऑप्शन बना देगा संसद के निर्वाचित सदस्य। तो ये वाली बात याद रखना कि सदस्य के पहले उसका निर्वाचन होना चाहिए, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
तो संसद के निर्वाचित सदस्य हो गए। संसद में मैं फिर से बता दे रहा हूं कि लोकसभा और राज्यसभा। मैं चाहता तो इसे 2 पॉइंट में भी लिख सकता था, ऐसे लिख सकता था लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, पर मैंने संसद लिख दिया, तो समझिए आप लोग। अगला दूसरा देखते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो राज्यों में जो सरकारें होती हैं, जितने भी राज्य हैं उनमें विधानसभाएं होती हैं, और विधानसभा के विधायक अपने से मुख्यमंत्री चुनते हैं, तो उनके निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। इधर भी गौर करो तो देखो मनोनीत नहीं है, और वैसे भी अब मनोनीत का पद खत्म हो गया, क्योंकि विधानसभाओं में भी राज्यपाल को ये शक्ति थी कि एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सके, तो वो पद समाप्त कर दिया गया है। 2 आंग्ल भारतीय जो लोकसभा में राष्ट्रपति चुनता था उसे भी समाप्त कर दिया गया। तो ये वाले आने वाले समय में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आंग्ल भारतीय सदस्य को समाप्त कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ देखो दोनों में निर्वाचित लिखा है। और तीसरा देखो हमारे पास 2 केंद्र शासित प्रदेश, अब तो 3 हो गए हैं, खैर तो अभी संशोधन जो होगा उसमें 3 हो गए, आगे वाले जो राष्ट्रपति चुनाव होगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास विधानसभा है उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब यहाँ गौर करो कि कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है, तो दिल्ली, पांडिचेरी, और जो जम्मू कश्मीर नया संशोधन हुआ है 31 अक्टूबर से लागू हुआ 2019 से, तो दिल्ली भी, जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है जिसकी अपनी विधानसभा है, लेकिन अभी उसका चुनाव हुआ नहीं है, उसके सदस्य हैं नहीं, और वो अभी आगे वाले राष्ट्रपति चुनाव में वो लोग भी भाग लेंगे। तो यहाँ गौर करने वाली बात है। तो देखो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं नहीं होती, लेकिन 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ अपनी विधानसभाएं। तो इधर हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, दिल्ली, पांडिचेरी, इसका नाम पुडुचेरी भी कर दिया गया, वो कुछ अपन लोग समझने के लिए देखते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मैं बच्चों हर बार सदस्य से पहले निर्वाचित लगा रहा हूँ, ये बात कान खोल सुन लो। सीधे सदस्य लिख दिया था ऑप्शन में, और कई किताबों में लिख भी दिया और ऑब्जेक्टिव बना भी दिया। तो ये हम लोगों का निर्वाचक मंडल तैयार हुआ। ये वो लोगों का ग्रुप है, ये उन लोगों का मंडल है जो लोग किसे चुनेंगे, भारत का राष्ट्रपति चुनेंगे। संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब यहाँ और गौर करो, ये तो वो लोग हो गए जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। अब हमें उन लोगों पे भी गौर करना है जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो आप लोग अगली हेडिंग ये डाल सकते हैं कि कौन कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेगा। तो ये निर्वाचक मंडल है, आर्टिकल 54 में दिया गया है, और ये वो लोग होते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो यहाँ पे दो ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 ही हैं। सबसे पहला मैं कई बार डिस्कस कर दिया जब मैं निर्वाचक मंडल समझा रहा था, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य हो, चाहे वो संसद के हो, चाहे विधानसभाओं के हो, चाहे विधान परिषद के हो, मनोनीत सदस्य, एक तो कौन भाग नहीं लेते, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। दूसरा देखो, बहुत सारे भारत में जो राज्य हैं वो 28 राज्य हैं इस समय, तो हर राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। द्विसदनीय विधानमंडल से मेरा मतलब क्या है कि जैसे उत्तर प्रदेश है तो वहाँ पे विधानसभा है और विधान परिषद भी है। तो ऐसे करके कई 6 राज्य हैं समथिंग, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर तो खत्म ही हो गया। तो ऐसे करके 6 राज्य हैं इस समय भारत में जिसके पास अपनी विधानसभा और विधान परिषद है। तो जहाँ विधानसभा और विधान परिषद होती है उसे हम लोग कहते हैं द्विसदनीय विधानमंडल। बाकी अन्य राज्यों में केवल विधानसभाएं होती हैं। तो जहाँ विधान परिषद होती है
तो विधान परिषद के सदस्यों का भी राष्ट्रपति चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता। विधान परिषद कैसी होती है, कैसे निर्वाचन होता है, उस सबको हम लोग डिस्कस करेंगे जब विधान परिषद पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना ही गौर कर लो कि विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। तो हम लोगों ने ये समझा इतनी देर से कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है और कौन कौन भाग नहीं लेता है। तो भाग नहीं लेता है वो कौन है, मनोनीत सदस्य, और भाग जो लेता है वो भाग नहीं लेते हैं कौन है, वो मनोनीत सदस्य हैं और विधानसभा के सदस्य हैं। ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं और जो भाग लेते हैं वो 54वें निर्वाचक मंडल में दिए गए हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, रोक दो। अब हम लोग समझते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 55, जिसमें दिए गई है राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति मतलब अब हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। अब हम यहाँ ये समझते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कैसे वोटिंग होती है, कैसे वोटिंग की काउंटिंग होती है, कब किसी राष्ट्रपति को जीता कहा जाता है और वोट कैसे डलते हैं, और वो सारी प्रक्रिया। ये बड़ी गहरी समझ वाले आर्टिकल है और मैं बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपको अभी तक अगर राष्ट्रपति चुनाव समझ में नहीं आता था तो मेरा दावा है कि इसे सुनने के बाद आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर पैदा करेगा बाद में आपका अनुभव। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन की चुनाव की प्रक्रिया समझने से पहले हम लोगों को एक छोटे से चुनाव की प्रक्रिया समझनी होगी, तब हम लोगों को राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया समझ में आएगी। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटे से चुनाव का, उससे आपको डिस्कस करूंगा कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है। तो छोटे सा एग्जाम्पल मतलब हम लोग एक ग्राम प्रधान का चुनाव लेते हैं। सब लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया होगा और आगे भविष्य में पार्टिसिपेट भी करना चाहेंगे। तो ग्राम प्रधान का चुनाव इसे समझते हैं। तो देखिए, एक गांव होता है, ग्राम प्रधान के चुनाव में एक ग्राम पंचायत होती है और उस ग्राम पंचायत में 18 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं की सूची। तो ये हमारे वो लोग हो गए जो इस गांव में 18 वर्ष से ऊपर के हैं। अब जब ग्राम प्रधान का चुनाव होगा तो उसमें क्या होगा कि इन्हीं मतदाताओं में से कोई दावा ठोकेगा। दावा ठोकने का मतलब क्या है कि वो पर्चा भरेगा। मान लो ए ने पर्चा भरा और उसने कहा कि हम ग्राम प्रधान बनने के लिए इस चुनाव में कूदते हैं। फिर इन्हीं जो मतदाता थे, जो ग्राम के मतदाता थे या ग्राम सभा के सदस्य थे, इन्हीं में से बी ने दावा ठोका और बी ने कहा कि हम ग्राम प्रधान के लिए दावा ठोकते हैं। इन्हीं में से किसी सी ने दावा ठोका, हम ग्राम प्रधान के लिए दावा ठोकते हैं। तो अब इन लोगों ने ग्राम प्रधानी का पर्चा भरा तो ये तो तय हो गया, इतना तो तय हो गया कि जो प्रधान बनने वाला है वो इन तीन में से ही बनने वाला है। ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं। तो अब जब इनका चुनाव होगा तो जब आप लोग वोट डालने जाएंगे तो आपको एक ऐसा पर्चा मिलेगा, बैलेट पेपर कहते हो जैसे आप लोग, और आपको एक मोहर मिलेगी निर्वाचन आयोग की, जो और आपको किसी एक उम्मीदवार के सामने मोहर को थंब करना पड़ेगा। और जिस पे आप थंब करेंगे मतलब वो आपका मत बताता है कि आप किसे ग्राम प्रधान चुनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ 2-3 बातों पे गौर करिए आप लोग। एक तो गौर करिए मत मूल्य पर। मत मूल्य, वोट वैल्यू। यहां से वो व्यक्ति निकल के आया, कोई भी ग्राम सभा का सदस्य, और उसने ए के में वोट डाला, ए व्यक्ति के खाने पर मोहर लगाई, तो उसने कितना वोट डाला? 1 वोट डाला। तो उसकी वोट की वैल्यू कितनी हुई? 1 हुई। तो कहने का मतलब जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, आप हैं, हम हैं, जो वोट डाल रहे हैं ग्राम प्रधान को चुनने के लिए, आपका वोट कितना काउंट होगा? 1 काउंट होगा अगर वो सही डला है, मतलब पर्चा अवैध नहीं हुआ है। तो वो आपके वोट की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो यहाँ पे वोट वैल्यू समझ में आई। अब इसमें कौन सा प्रत्याशी जीतता है, कौन सा प्रत्याशी विनिंग होता है? तो यहाँ पे वो प्रत्याशी विनिंग होता है जो इन तीनों में से सर्वाधिक वोट प्राप्त करता है। मान चलो कि ये 100 लोग यहाँ खड़े थे, 100 लोगों में से इसने मान लो 35 प्राप्त किए, इसने 30 प्राप्त किए और इसने भी मतलब 32 प्राप्त किए, 2 अवैध हो गए। तो मान चलो तो इसमें कौन जीतेगा? इन तीनों में से जो सर्वाधिक वोट प्राप्त करेगा वो विजेता होगा। तो बड़ा ही आसान है कि मतलब जो सर्वाधिक वोट प्राप्त करता है वो विजेता होता है। जनता जो वोट डालती है उसकी वोट वैल्यू कितनी होती? 1 होती। तो ये तो होते हैं सामान्य चुनाव। अब इस चुनाव को अगर आप समझ गए हैं तो अब हम लोग समझते हैं राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है
यहाँ पे आप लोग गौर करिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं। अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कौन है, इस पे गौर करिए आप लोग। ये बहुत सारे राज्य और बीच में जो आपकी संसद में आपकी लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ बहुत सारे राज्य हैं, महाराष्ट्र है जैसे, हाँ, ये आपका केरल, इधर तमिलनाडु, उड़ीसा, तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। तो इन राज्यों में क्या होगी, विधानसभाएं, जैसा कि हम लोगों को समझा था, ये विधानसभा। तो हम लोगों ने जब निर्वाचक मंडल समझा था तब इस बात को समझा था कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। लेकिन अब जब ये लोग वोट डालेंगे तो क्या इनकी वोट वैल्यू एक होगी? इस बात का प्रश्न पर गौर करिए कि मान चलो कि यूपी के सभी विधायक जाके वोट डालाए, तो यूपी के जो 403 विधायक हैं, जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं, तो क्या वो एक एक वोट जोड़ा जाएगा? यूपी के जितने सांसद हैं, मान चलो 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो क्या वो एक एक जोड़ी जाएंगी? नहीं। इधर जो वोट वैल्यू होती है राष्ट्रपति चुनाव में, उसका मतमूल्य एक नहीं होता है, पहली बात। तो भैया मतमूल्य जब एक नहीं होता है तो कितना होता है? तो उसका फॉर्मूला है, और ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अलग अलग राज्यों के जो विधायक हैं और जो संसद के सांसद हैं, उनकी वोट वैल्यू एक नहीं होती है, उसकी वोट वैल्यू अलग होती है। अब अलग वोट वैल्यू क्या होती है, मतमूल्य अलग क्या होता है, उसे हम लोग समझते हैं एक गणितीय फॉर्मूला के द्वारा, जो कि आप लोग गौर करें। सबसे पहले देखो, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, सब राज्यों की अलग अलग विधानसभाएं हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा, मध्य प्रदेश की, तो अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग विधायक, किसी की विधानसभा ज़्यादा है। तो जब संविधान सभा ने ये विचार किया कि राज्यों में तो जनसंख्या का वितरण अलग अलग है, सीटें भी अलग अलग हैं, तो उनका वोट वैल्यू एक कैसे होगी? असम छोटा राज्य है, उसके विधायक की वोट वैल्यू यूपी के विधायक की वोट वैल्यू के क्या बराबर होगी? नहीं होगी। तो फिर उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। तो उस फॉर्मूले पे आप लोग गौर करें। हम लोग समझते हैं, पहले हम लोग देखते हैं एक विधायक का मतमूल्य। एक विधायक का मत मूल्य, वोट वैल्यू, हम लोग एक विधायक की देख रहे हैं, किसी भी राज्य की। तो एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? एक विधायक का मत मूल्य हम कैसे निकालेंगे? उस राज्य की जनसंख्या, जहां के विधायक का निकाल रहे हैं, उस राज्य की जनसंख्या बटे में कौन? अब उस राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभा सीटें गुणित 1/1000। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे क्या निकल के आया, आप लोग ये गौर करें, बहुत कई सारे क्वेश्चन इधर से कवर होंगे। एक विधायक का मत मूल्य बराबर क्या होगा? उस राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभा की सीटें गुणित 1/1000। इधर गौर करने वाली बात है कि जनसंख्या तो हर 10 साल में होती है, 2011 2021 में अभी होगी, लेकिन यहाँ जो जनसंख्या ली जाती है वो 1971 वाली ली जाती है। कौन सी जनसंख्या? ये कई बार पूछा जाता है, 1971 वाली जनसंख्या, 1971 की। क्यों? क्योंकि अगर हम जनसंख्या अभी आगे की लेंगे तो फिर हर 5 साल में वोट वैल्यू बदल जाएगी, 10 साल में। तो अभी यही चल रही 1971 की एक मानक जनसंख्या मानी जाती है। तो यहाँ गौर करो इस फॉर्मूले पे। जैसे हम कहें यूपी के एक विधायक का मत मूल्य, तो यूपी के एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकलेगा? यूपी की जनसंख्या कितने में? 1971 में। फिर यूपी की विधानसभा सीटें मतलब 403 प्लस 1 गुणित 1/1000। यहाँ पे आप लोग गौर करो, ये फॉर्मूला निर्भर कर रहा है किस पे? जनसंख्या पे और विधानसभा की सीटों पे। तो इतनी तो बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा, उस राज्य के विधायक का वोट वैल्यू, मत मूल्य ज़्यादा। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए, कई बार पूछा भी गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में किस राज्य के विधायक का मत मूल्य ज़्यादा होगा? उत्तर प्रदेश के, ऐसे 4 ऑप्शन बना दिए। उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य असम के विधायक से ज़्यादा होगा, या 2 राज्यों के विधायक के मत मूल्य समान होंगे। तो यहाँ गौर करने वाली बात ये है बच्चों कि
दो राज्यों के विधायकों के मतमूल कभी समान नहीं हो सकते। अलग अलग राज्यों के विधायकों के मतमूल अलग अलग होंगे। मतलब यूपी के विधायक का अलग मतमूल, एमपी के विधायक का अलग मतमूल, असम का, अलग अलग राज्यों के अलग अलग। तो लेकिन एक ही राज्य के विधायकों का मतमूल क्या होगा, वो क्या होगा, बराबर होगा। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि राज्य एक विधायक का मतमूल। अब सांसद, जो सांसद लोकसभा में है और राज्यसभा में, तो जो संविधान सभा ने जो विचार बनाया, उन्होंने इस तरह से विचार बनाया कि जो सांसदों का मतमूल होना चाहिए वो सभी विधायकों के मतमूल से बराबर होना चाहिए। मतलब संसद में जितने भी सदस्य हैं और पूरी विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उनके वोट वैल्यू बराबर हो। तो एक सांसद का मतमूल्य बराबर सभी राज्यों के विधायकों का मतमूल्य बटे संसद सदस्यों की संख्या। सांसद सदस्यों की संख्या। इस फॉर्मूले पे गौर करें आप लोग, क्योंकि हमने तुम्हें ये समझाया बच्चों कि विधायक और सांसद तो भाग लेते हैं। यहाँ एक विधायक का वोट वैल्यू हमने तुम्हें बता दी। यहाँ पे एक सांसद का मतमूल्य, मतलब एक सांसद की जो इधर, इन्हें क्या हम लोग कहते हैं, इन्हें कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हाँ, एक सांसद का मतमूल्य कितना होगा, सभी राज्यों के विधायकों का मतमूल्य बटे संसद सदस्यों की संख्या। तो सभी राज्य मतलब जितने भी राज्य हैं उन सबके विधायकों का मतमूल्य हमने इधर से जोड़ लिया, और उसमें संसद के जितने भी सदस्य हैं, मतलब जो हमारे 550 जो लोकसभा में और 245 जो राज्यसभा में, उनको सबका भाग दे दिया, तो उससे एक विधायक का मतमूल्य निकल आया। लेकिन यहाँ गौर करो, यहाँ का जो वोट वैल्यू है वो जनसंख्या पर निर्भर नहीं कर रही है। तो मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन यहाँ ऐसा बनता है कि अलग अलग राज्यों के सांसदों के मतमूल्य बराबर होंगे, हाँ बराबर होंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के मतमूल्य बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो एमपी के सांसद का मतमूल्य यूपी के सांसद के मतमूल्य के बराबर है बराबर है, क्योंकि वो सभी का एक निकल रहा है। लेकिन राज्यों में जो एमएलए विधायकों के मतमूल्य हैं वो राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर कर रहे हैं, तो अलग अलग राज्यों के विधायकों का मतमूल्य अलग अलग होगा। अब मतमूल्य कितना भी होता है, जैसे मान लो कि यूपी का समथिंग 800 कुछ हो गया, फिर असम के लिए 17 है, ऐसा ही इनका कुछ रहता है। तो वो तो एक फॉर्मूले पर निर्भर करता है, उस पर अपन लोग नहीं जाना है। कुल मिला के हमें ये समझ में आया कि जैसा हम आम जनता का जो आम चुनाव में वोट डालते हैं उनका मतमूल्य एक होता है, ऐसा सांसदों और विधायकों का नहीं होता। पहली बात ये समझ में आ गई। तो यहाँ हम लोगों ने ये समझा वोट वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमने वहाँ ग्राम प्रधानी के चुनाव में समझा था कि जो भी बंदा सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करेगा वो से हम लोग क्या कह देंगे, प्रधान बना देंगे या उसे जीता घोषित कर देंगे। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है उसे जीतने के लिए एक निश्चित वोट चाहिए होते हैं, एक निश्चित वोट का कोटा चाहिए होता है। निश्चित वोट का कोटा कितना होता है, निश्चित वोट का कोटा होता है कुल वैध पड़े मत बटे 2 + 1, मतलब कुल वैध पड़े हुए मतों का 50% से एक ज़्यादा। मतलब जैसे कि हमारा इधर हम समझेंगे, समझते हैं कि, तो ये तो समझ में आ गया आपको वोट वैल्यू। अब हम लोग समझते हैं जीतने के लिए कितने आवश्यक न्यूनतम कोटा चाहिए। तो न्यूनतम कोटा, यहाँ वो उम्मीदवार विजित नहीं होगा जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा, उसके लिए कम से कम इतने वोट तो उसे चाहिए। तो आवश्यक न्यूनतम कोटा, तो इसे हम लोग हेडिंग डालते हैं न्यूनतम कोटा। तो जीतने के लिए न्यूनतम कोटा कितना चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए, कुल वैध मत के मतलब 2 का भाग दे दिया तो आधा, मतलब 50% + 1, कुल वैध मतों का 50% से ज़्यादा चाहिए। मतलब जैसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हुए A, B, C, और हम मान के चलें कि 100 वोट डले,
हम मान के चलें कि 100 वोट डले, तो उसके लिए जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 100 का आधा होगा 50 प्लस 1, मतलब जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसे कम से कम 51 वोट तो चाहिए ही चाहिए। मतलब ये जैसा कि हमने उधर देखा था, जो सबसे ज्यादा वोट ले गया वो जीता, लेकिन यहाँ गौर करने पर लो, यहाँ पे जो सबसे उसे जीतने वाले उम्मीदवार कितने चाहिए, कम से कम 51 वोट चाहिए। तो यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक आवश्यक न्यूनतम कोटा चाहिए होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब अपन लोग गौर करेंगे अगला स्टेप। अब अपन लोग देखते हैं कि चुनाव में वोट गिनती कैसे होती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति न्यूनतम कोटा हासिल नहीं कर पाया तो क्या चुनाव खारिज हो जाएगा। जैसे मान चलो कि हमारे 3 उम्मीदवार खड़े हुए, A, B, C, ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। अब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति, ये पूरा कहेंगे। जैसे कोई राष्ट्रपति चुनाव किस पद्धति से होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। यहां हम लोगों ने ये समझ लिया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व कैसे समझ लिया, हमने बताया कि अलग अलग राज्यों के विधायकों का वोट वैल्यू अलग अलग होगी, सांसदों की वोट वैल्यू अलग होगी, मतलब उनकी जनसंख्या के अनुपात में वोट वैल्यू होगी। अब हम समझते हैं एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। हम लोग जब वोट डालने गए थे ग्राम प्रधान का, तो हमने किसी एक उम्मीदवार में अपनी मोहर लगाई थी, लेकिन यहाँ जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डालने जा रहे हैं वो क्या होते हैं, वो वरीयता देते हैं। मतलब जितने 3 उम्मीदवार खड़े हैं तो उन्हें तीनों को वरीयता देनी पड़ेगी। तीनों को वरीयता देने की मतलब, जैसे आप गए और आप राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाल रहे हैं, तो आप गए तो आपने कहा कि हमारे हिसाब से ए राष्ट्रपति बने तो बहुत अच्छा है, तो मतलब ए को आपने पहली वरीयता दे दी। फिर आपने कहा कि नहीं, अगर ए ना बने तो फिर बी को बनना चाहिए, तो बी को आपने दूसरी वरीयता दे दी। और फिर सी को तो आप तीसरी देंगे ही देंगे, तो सी को तीसरी वरीयता दे दी। कहने का मतलब क्या है कि आपको जो बैलेट पेपर मिलेगा उसमें वरीयता देनी पड़ेगी। तो अब जैसे अगला उम्मीदवार आया वोट डालने, तो उसने कहा कि नहीं, हमारे हिसाब से बी राष्ट्रपति बनना चाहिए, तो उसे पहली वरीयता। अगर उसने कहा कि बी ना बने तो फिर ए बन जाए, तो उसे दूसरी वरीयता, और फिर सी बने तीसरी वरीयता। अब जब वोट काउंटिंग होगी तो सबसे पहले पहली वरीयता वाले वोट जोड़े जाएंगे, और पहली वरीयता वाले वोट जोड़ के अगर उनकी वोट वैल्यू जो वोट वैल्यू है वो न्यूनतम कोटा भी हासिल कर ले और अदर उम्मीदवार से ज़्यादा भी हो, तो वो क्या हो गया, वो राष्ट्रपति जीत गया, वो राष्ट्रपति चुनाव जीत गया। लेकिन अगर प्रथम चरण के मतगणना के बाद कोई राष्ट्रपति उतना न्यूनतम कोटा हासिल नहीं कर पाता है, मतलब कोई राष्ट्रपति अगर न्यूनतम कोटा हासिल नहीं कर पाता है, तो फिर क्या होगा कि जो इन तीनों में से सबसे कम वोट प्राप्त करेगा, मतलब जिसे सबसे ज़्यादा तीसरी वरीयता मिलेगी, उसे फिर मतगणना से हटा दिया जाएगा। अब उसे मतगणना से हटा दिया जाएगा तो फिर उसके जो वोट होते हैं वो शिफ्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि इसको भी सी को किसी ने पहली वरीयता दी होगी, तो वो जिसने उसमें दूसरी वरीयता दी होगी वो ए में बी में जुड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब, अगर प्रथम चरण की मतगणना के बाद कोई राष्ट्रपति आवश्यक न्यूनतम कोटा हासिल नहीं कर पाता, तो जो उम्मीदवार सबसे निचले पायदान पर रहता है उसे मतगणना से हटा दिया जाता है और उसके वोट शिफ्ट कर दिए जाते हैं, और फिर दूसरे चरण की मतगणना होती है, और फिर देखा जाता है कि न्यूनतम कोटा हासिल कर लिया, तो अगर न्यूनतम कोटा हासिल कर लिया तो वो विजित हो गया, नहीं हुआ तो फिर हटा दिया जाएगा, तीसरे चरण की मतगणना होगी। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं आई है अभी तक। केवल एक ही बार द्वितीय चरण की मतगणना हुई है, वो राष्ट्रपति बीबी गिरी जब बने थे तब वो द्वितीय चरण की मतगणना में जीते थे। तो हमारे लिए केवल इतना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से राष्ट्रपति में द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। तो राष्ट्रपति कौन से हमारे जो सेकंड राउंड की काउंटिंग में जीते थे वो थे बीबी गिरी। बीबी गिरी से एक किस्सा और याद आया। हुआ क्या कि देखो, 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, फखरुद्दीन अली अहमद और
एक हुसैन साहब थे, जाकिर हुसैन। ये दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद के दौरान मृत्यु हुई है, मतलब जो अपना अभी कार्यकाल 5 साल पूरा नहीं कर पाए और पद के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग जनरल समझ के अनुसार ये जानते हैं कि राष्ट्रपति की पद के दौरान जब मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पदभार होता है वो कौन संभालता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? वो उपराष्ट्रपति बनता है। तो हुआ क्या कि जब जाकिर हुसैन साहब की पद के दौरान मृत्यु हो गई तो उस समय उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी। अच्छा, बीबी गिरी जब उपराष्ट्रपति थे तो वो अपने आप का कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। लेकिन अब समस्या ये खड़ी हुई कि बीबी गिरी ने कहा कि वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। मतलब जब वो उपराष्ट्रपति होते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहेंगे। तब ये समस्या खड़ी हुई, तब संविधान में संशोधन करना पड़ा और ये जोड़ा गया कि अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेगा। तो बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिनमें सेकंड राउंड की जनगणना हुई और फिर ये जीत के भी आए सेकंड राउंड की जनगणना में, तो मतगणना में। तो आप लोग ये समझें। अब हम लोगों ने यहाँ ये पूरा समझ लिया है कि राष्ट्रपति का चुनाव पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। आप लोगों को वो ध्यान रखना है, वोट वैल्यू वाले फॉर्मूले याद रखने हैं, ये वाली लाइन याद रखना है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मतदान पद्धति। फिर मैंने ये बताया कि सेकंड राउंड की मतगणना में कौन जीता? बीबी गिरी जीते। राष्ट्रपति की पद के दौरान मृत्यु हो जाए तो कौन बनेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति बनेगा। उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का वो बनेगा। यहाँ ये बात गौर करने वाली है बच्चों कि राष्ट्रपति का पद भारत में 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रह सकता। 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रह सकता। मतलब ऐसा कोई भी दिन या ऐसा कोई भी घंटा नहीं होगा कि आप लोगों को ये बोले अभी तो 2-3 दिन बोले राष्ट्रपति मर गए तो बोले खाली है, बोले अभी कोई नहीं है। यार मतलब राष्ट्रपति अपने पद पे 5 साल तो पूरा करता ही करता है। अपने निर्वाचन से 5 साल, मतलब अपने पद धारण करने से 5 साल का कार्यकाल पूरा करता ही करता है। साथ ही साथ अगर जब तक नया राष्ट्रपति चुन के नहीं आता तो वो आगे भी कर सकता है। इसलिए क्या होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव पहले ही करा लिए जाते हैं। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का टेन्योर खत्म होता है 25 जुलाई को खत्म होता है, तो आप लोग देखेंगे कि रामनाथ कोविंद का जो चयन 17 जुलाई तक कंप्लीट हो गया था। मतलब एक राष्ट्रपति के पदमुक्त होने से पहले ही चुनाव संपन्न करा लिए जाते हैं, जिससे पता चल जाए कि दूसरा राष्ट्रपति कौन बनने वाला है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी भारत में ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति का पद खाली हो और जब या उपराष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे हैं तो वो वही पावर, वही शक्तियों का प्रयोग करेंगे, वही वेतन प्राप्त करेंगे जो राष्ट्रपति को मिलती है। तो एक बार मुख्य न्यायाधीश बने एम हिदायतुल्लाह। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे भारत के जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद निभाया। तो जब ये बीबी गिरी ने भी इस्तीफा दे दिया था तब कौन बनाया गया था? हिदायतुल्लाह, जो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के, उनको बनाया गया था। तो हम लोगों ने ये समझा। तो मेरा दावा है कि आप लोगों को चुनाव समझ में आया होगा। फिर भी ना आए तो आप बार बार देखिए वीडियो और समझने की कोशिश करिए, और ना समझ में आए तो अगले जो राष्ट्रपति चुनाव होंगे तो उसमें जरा गौर करके अखबार पढ़ा करिए कैसे चुनाव होते हैं। तो ये थी चुनाव की प्रक्रिया। अब राष्ट्रपति पद के लिए क्या आवश्यक अर्हताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं, ये तो बड़े सामान्य क्वेश्चंस हैं और इनमें आजकल क्वेश्चन नहीं पूछे आ रहे हैं। अर्हताएं आपको लिखनी है तो अर्हताएं लिख लीजिए। अर्हताएं आर्टिकल 58 में दी गई हैं। आर्टिकल 58 बड़ी कॉमन सी अर्हताएं हैं जो सामान्य समझ वाले लोग भी जानते हैं और ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक पढ़ रहे हैं अपन लोग राष्ट्रपति तो कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा 35 साल की आयु पूरी कर ली हो, मतलब 35 वर्ष से ऊपर ही हो। तीसरा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसे समझिए, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। यहाँ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि यहाँ ये देखो कई बार ये ऑब्जेक्ट गलत करवाता है, वो होता है लोकसभा का सदस्य हो, नहीं, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, मतलब बस योग्यता रखता हो। चौथा, लाभ का पद धारण ना करता हो, लाभ का पद धारण
ना करता हो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कई बार बच्चों को बड़ा डाउट करता है, लाभ का पद, और जनरल आदमी से पूछोगे तो वो इतना ही कहेगा कि कोई सरकारी नौकरी ना करता हो। बेटा, लाभ का पद क्या होगा, इस बात का निर्धारण संसद करती है, और संसद कई बार संशोधन करके ये बता चुकी है कि ये वाले पद लाभ के पद में नहीं आएंगे। जैसे सांसद, विधायक और जो भी पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, इन सबको लाभ का पद नहीं माना जाता। मतलब जैसे कोई सांसद है और वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहता है, तो ये नहीं कहा जाएगा बोले तुम तो सांसद निधि से वेतन मिल रहा है, तुम्हें वेतन मिल रहा है, तुम लाभ के पद पे हो। तो लाभ का पद क्या होता है, वो संसद निर्धारण करती है। जनरली भारत सरकार द्वारा उसे मतलब कुल मिला के पैसा नहीं ले रहा हो वो तो। और पागल या दिवालिया ना हो, ये बड़ी कॉमन सी बात है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पागल आदमी को तो मतलब इतना होश ही नहीं होगा कि वहाँ जाके चुनाव लड़े और ये सब करें। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5वां मैं लिखवाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक समझ पैदा करूँगा आप लोगों को, जिससे आपको ये बताएंगे। देखिए, इधर इन चारों क्वालिटी पे आप लोग गौर करिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो और लाभ का पद धारण न करता हो। अब इन चारों क्वालिटी को देखते हुए आप लोग इस बात पे गौर करें कि ये चारों क्वालिटी आपके गांव का कोई भी उम्मीदवार पूरा करता है। आप अपने गांव में कोई एक चेहरा चुन लीजिए जो देखो वो भारत का नागरिक भी होगा, वो 35 साल की आयु भी पूरी कर चुका होगा, वो लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता भी रखता होगा, और वो किसी लाभ के पद को धारण भी नहीं करता होगा। आपके जो भी गांव में वरिष्ठ लोग हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ चुने हुए लोग ही राष्ट्रपति का पर्चा भर पाते हैं? आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि 35 साल जब हमारी उम्र पूरी हो जाएगी तो हम भी राष्ट्रपति के चुनाव का पर्चा भरेंगे। वो ऐसी कौन सी 5वीं योग्यता होती है जिस कारण आम आदमी पर्चा नहीं भर पाता है, या भर भी देगा तो पर्चा खारिज हो जाएगा? ये 5वीं जो योग्यता होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कुछ चुने हुए लोग ही राष्ट्रपति का पर्चा भरवाते हैं। ये मान के लो कि एक तरह से मुझे तो ऐसा लगता है कि एक तरह से लोकतंत्र होने के साथ ही मतलब एक कॉमन आदमी को बड़े दूर कर दिया गया कि जो राष्ट्रपति का पद धारण ना कर सके। तो ये 5वीं योग्यता जो है वो इसी कारण आम आदमी पर्चा नहीं भर पाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसमें क्या है कि निर्वाचक मंडल जो हम लोगों ने पढ़ा था 54 में, मंडल के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदन और प्रस्तावित किया जाना, ये वो क्वालिटी है, ये वो योग्यता है जो सब आम आदमी धारण नहीं करते। यहां गौर करो, जैसे मान चलो कि आपने राष्ट्रपति का पर्चा भर दिया, ये मैं शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हटा दे रहा हूँ, इसको समझो। 5वीं क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और गलत भी करते हैं, और इससे आप ये क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएंगे कि क्यों एक आम आदमी राष्ट्रपति का पर्चा नहीं भर पाता है, या भर भी देता तो क्यों कैंसिल हो जाता। तो 5वीं जो योग्यता है वो निर्वाचक मंडल के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदन व प्रस्तावित किया जाना। तो ये वो 5वीं क्वालिटी है जिसके कारण नहीं पर्चा भर पाता। क्योंकि जैसे मान चलो मैं बताऊं कि आपने पर्चा भरा, जब आप 35 साल के हो गए तो आपने राष्ट्रपति चुनाव का पर्चा भरा। अब आपको निर्वाचक मंडल में कौन आएंगे? सांसद और विधायक निर्वाचित चुने हुए, उनमें से 50 सदस्यों का अनुमोदन चाहिए, 50 सदस्यों का प्रस्तावित चाहिए। ये नहीं कि 50 के वही अनुमोदन कर दें, मतलब 100। टोटल कितने हुए? ये टोटल 100। 50 सदस्य क्या करेंगे? अनुमोदन करेंगे, और 50 सदस्य आपके नाम का क्या करेंगे? प्रस्ताव करेंगे। जैसे आप ग्राम प्रधानी का जब पर्चा भरते हैं तब भी वहाँ पर ग्राम सभा के कुछ सदस्य आपका नाम प्रस्ताव करते हैं। तो अब आप मान चलिए आप किसी पार्टी से अगर बिलोंग नहीं करते हैं, आपकी छवि इतनी अच्छी नहीं है, आप अमिताभ बच्चन नहीं है, तो आप कौन से सांसदों से हस्ताक्षर करा लेंगे? मान के चलो कि आपका स्थानीय सांसद ने एक सांसद ने आपने हस्ताक्षर कर भी दिए, बोले भैया हमने आपको वोट दिए थे, तो बाकी के 49 और ये 99 कहाँ से लाएंगे? तो वह भटकते रहेंगे। इसलिए ये नहीं हो पाता। इसलिए
जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं वही तय करती हैं कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। तो इसलिए ज़्यादा हल्ला नहीं होता है, एक कांग्रेस तय करती है और एक दूसरी जो बड़ी पार्टी होती है वो तय करती है। एक आध और कोई क्षेत्रीय पार्टी तय कर लेती, कहीं से 100 विधायक करके, सांसद करके, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती। और ये चुनाव में जीत भी तय रहती है पहले से। क्यों तय रहती है बच्चों? हमने तुम्हें बताया कि मत मूल्य हैं सबके, सबको पता है कि हमारे इतने विधायक हैं, हमारे इतने सांसद हैं, उनकी वोट वैल्यू जोड़ ली तो देख लिया कि भाई हमारे तो इतने वोट हो रहे हैं, हमारे तो जीतना तय है। तो राष्ट्रपति चुनाव में लगभग जीत तय रहती है। वो तो फिर कोई अपनी उधर अंदर जाके वोट, कोई अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट कर दे और पार्टी लाइन से हट के वोट कर दे तो फिर कुछ रहता है, लेकिन कोई नहीं करता पार्टी लाइन से हट के वोट। तो लगभग पहले ही से पता रहता है कि हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा। जैसे रामनाथ कोविंद, उन्होंने जैसे उम्मीदवार बनाया, बधाइयाँ मिलने लगी राष्ट्रपति बनने की। बधाइयाँ क्यों मिलने लगी? क्योंकि तय था कि भाई हमारी वोट वैल्यू इतनी हो रही है, हम तो जीतेंगे। तो इसमें जीत भी तय रहती है और आम आदमी इसीलिए दूर रहता है। तो ये पूरी समझ थी हमारे लोगों की राष्ट्रपति के चुनाव की। इसकी शपथ जो दी गई, छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन्हें हम लोग जल्दी कवर करते हैं। और मैंने कोशिश की आप लोगों को चुनाव समझाने की। आप लोग देखिएगा अगला जब चुनाव हो राष्ट्रपति का तो और अच्छे समझ में आएगा और बताएगी लोगों को। शपथ जो आर्टिकल 60 में शपथ दी गई है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है शपथ, कॉमन सी बात है। इसके बाद जो इस पर शपथ के बाद इस पर जो मतलब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति एक बार चुनने के बाद दोबारा चुनने के लिए योग्य है? मतलब एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति जिसने 5 साल पूरा कर लिया है, क्या वो सेकंड टेन्योर भी अपना पूरा दोबारा चुनाव लड़ सकता है? तो हाँ, भारतीय संविधान इस बारे में मौन है। मतलब वो ये कहता है कि कितने भी बार चुनाव लड़ सकता है। तो जो आर्टिकल 57 है, आर्टिकल 57 वो बताता है पुनः निर्वाचन के लिए योग्यता। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन की योग्यता, वो पुनः निर्वाचन हो सकता है। लेकिन यहाँ देखो, गौर करो, अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति होगा वो केवल 2 ही कार्यकाल पूरा कर पाएगा। भारत में कोई भी अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 कार्यकाल से ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ संविधान में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में क्या लिखा है? भारतीय संविधान में केवल आर्टिकल 57 में इतना लिख दिया, पुनः निर्वाचन के लिए योग्य होगा। पुनः निर्वाचन के लिए योग्य से मतलब क्या है कि वो कितने भी बार चुनाव लड़ सकता है। ऐसा हुआ नहीं है, केवल हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, वो ही 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने हुए, बाकी सभी ने लगभग एक ही कार्यकाल पूरा किया है। तो लेकिन कितनी बार, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो कितनी भी बार बन सकता है, इसका आंसर मतलब संख्या में देना संभव नहीं है। मतलब पुनः निर्वाचन के लिए योग्य है। अब इन सब से हटके जो क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो राष्ट्रपति का होता है, पदावधि होती है, वो 56 में दी गई है कार्यकाल। तो वो अपना पद धारण करने से, मतलब पद धारण करने से 5 वर्ष तक के लिए चुना जाता है। लेकिन मैंने तुम्हें कई बार भी बताया कि राष्ट्रपति जब तक पद पे बना रहेगा जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति चुन के नहीं आ जाएगा। मतलब जैसे मान चलो राष्ट्रपति के 5 साल पूरे हो गए और अगर नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है तो फिर क्या होता है कि तब तक वो अपने पद पे बना रहेगा जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति चुन के नहीं आ पाएगा। राष्ट्रपति का जब पद खाली होता है, किसी कारणवश मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे। अच्छा हाँ, त्यागपत्र से यहाँ इंपॉर्टेंट है कि त्यागपत्र राष्ट्रपति अपना किसे देता है? त्यागपत्र ये देगा किसको? उपराष्ट्रपति को। त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति पे महाभियोग चल जाए। महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया गया, अलग से समझाऊंगा मैं। अभी ये देख रहे हैं कि राष्ट्रपति पद किससे खाली हो सकता है, तो या तो वो त्यागपत्र दे दे या पद के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए या फिर उस पर महाभियोग चल जाए। तो इन तीनों स्थिति में पद खाली हो गया, तो पद खाली होने पर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा वो उपराष्ट्रपति बनता है। उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का वो बनेगा। लेकिन अब सुनो, ये कब तक बने रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रपति का पद खाली होने से 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा लेने चाहिए। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा था, चुनाव कितने महीने के अंदर करा लेने चाहिए? तो 6 महीने के अंदर। मतलब ये नहीं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन गया तो बना ही है, वो चल रहा, बोले अभी चल रहा है, इनसे काम चलने दो। तो नया राष्ट्रपति कितने महीने के अंदर चुना जाएगा? चुनाव कितने महीने के अंदर करा लेना चाहिए? 6 महीने के अंदर चला लेना चाहिए। तो आई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास। आगे बहुत सी अभी चीज़ें हैं, हमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़नी है, राष्ट्रपति को महाभियोग पढ़ना है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ पढ़नी है, और बहुत सारे राष्ट्रपतियों ने जो काम करे, अभी उनकी वीटो शक्तियाँ नहीं पढ़ी हम लोगों ने, और
बहुत सारा जो राष्ट्रपति का पूरा कार्यकाल रहा है, इनका डिस्कशन हम लोग करना है, तो आगे आप लोग जुड़े रहेंगे। और मेरे इस चैनल को आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि जो संविधान को लेकर उनके जो गलत चीज़ें, जो गलत कॉन्सेप्ट घुसे हुए हैं, शायद मैं उन्हें सही कर पाऊँ। और अगर मुझसे अगर किसी इस वीडियो में कोई गलती भी हुई हो तो आप लोग बताएं ज़रूर कि ये वाला पॉइंट गलत बोला, या किसी को कोई डाउट है तो पर्सनली मुझे कोई कमेंट करेगा तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू।